हेलो एवरीवन, मैं अंकुर वाबेले आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी पर। मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो हिंदी माध्यम की कक्षा 7वीं से लेकर कक्षा 12वीं तक का संपूर्ण पाठ्यक्रम बिल्कुल निःशुल्क में उपलब्ध करा रहा है। मतलब कि आपको यहां पर किसी प्रकार का कोई पेमेंट नहीं करना है, कोई सब्सक्रिप्शन परचेज नहीं करना है। सभी वीडियोस मिलते हैं आपको बिल्कुल निःशुल्क, वो भी क्वालिटी कंटेंट और बेस्ट फैकल्टीज के साथ। तो बात करेंगे कि इस वीडियो के अंदर हम क्या पढ़ने वाले हैं। तो हमारे वीडियो का टॉपिक होने वाला है परिवहन। क्योंकि हम जो सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं, हमारा सब्जेक्ट है कक्षा 10वीं का भूगोल और उसका चैप्टर नंबर 7 आखिरी चैप्टर चल रहा है और हमारे चैप्टर का नाम है राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था की जीवन रेखाएं। और हमने समझा था कि अर्थव्यवस्था की जीवन रेखाएं हमने किसे कहा था, तो परिवहन को कहा था, जिससे हम आना जाना कर पा रहे थे, यातायात कर पा रहे थे, तो इनको जीवन रेखा का महत्व दिया था हमने। तो आज हम उस परिवहन के बारे में ही बात करने वाले हैं कि परिवहन क्या होगा, कैसे होगा, उस पर हम बात करेंगे। अब परिवहन पर हम बात करें तो आपको याद होगा कि हमने क्लासिफिकेशन पढ़ लिया था, परिवहन के प्रकार पढ़ लिए थे, जिसमें हमने देखा था कि परिवहन के 3 माध्यम थे, एक स्थल, वायु और जल, है ना। ये 3 माध्यम हमने देखे हुए थे, अगर आपको याद होगा। स्थल में आपको याद होगा कि सड़क पर बात की थी कि सड़क को देखेंगे, रेल को देखेंगे, पाइपलाइन को देखेंगे। ये हमारे सड़क या स्थल के भाग हैं जो हमें परिवहन के अंतर्गत हम आज देखेंगे। इन सबको साथ में देखेंगे कि सड़क परिवहन क्या है, कैसा है, सड़क परिवहन कितने प्रकार का है। तो हम उसमें राष्ट्रीय राजमार्ग, राज्य राजमार्ग, ग्रामीण सड़कें, सब पर बात करने वाले हैं। रेल में भी हम बात करेंगे, रेलवे क्या है, कैसा है, उस पर बात करेंगे। पाइपलाइन से क्या क्या या किस किस चीज का परिवहन हो सकता है, इंसान को भेज सकते हैं क्या, वो भी देखेंगे कि इंसान को डाल देंगे पाइप में। वायु परिवहन में हमें हवाई जहाज के बारे में देखना, तो इसमें हमने 2 प्रकार देखे हुए थे, आपको पता होगा। घरेलू उड़ानों के बारे में बात करना है, घरेलू उड़ानों के बारे में बात करना है, और अंतरराष्ट्रीय उड़ानों के बारे में बात करना है। ऐसे ही जल परिवहन में कैसा करना है आपको, अंतः जल परिवहन पर बात करना है, जिसमें हम अपने देश के भीतर नदियों के माध्यम से परिवहन करते हैं। और दूसरा आपको यहां पर देखना है पत्तन के माध्यम से या अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आप कैसे कर पाते हैं परिवहन, कैसे हमारे सामान आते जाते हैं, उसमें क्या किसका महत्व है, ये सारी बातें हमें दिखनी है। तो परिवहन में हमने बात कर ली कि भाई हमारे 3 प्रकार है, स्थल, वायु और जल। स्थल में हम सड़क, रेल, परिवहन, पाइपलाइन पर बात करेंगे। वायु में घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय पर बात करेंगे। और जल के अंदर भी हम अंतः जल पर बात करेंगे, देश के भीतर जल परिवहन कैसे होता है और महासागरों के द्वारा हम कैसे परिवहन करते हैं, इन सब पर हम यहां बात करने वाले। तो आपको ये प्रकार पता होंगे, हम पिछले वीडियो के अंदर भी बात कर चुके हैं कि कैसे कैसे प्रकार बांटे गए हैं। सबसे पहले आते हैं हम अपने स्थल परिवहन के अंतर्गत। तो स्थल परिवहन में हमने बात की कि हमारे पास 2-3 परिवहन है। कैसे 2-3 परिवहन है, एक तो हमारे पास सड़क है, एक रेल है और एक पाइपलाइन है, इन पर हम बात करेंगे। तो आप जैसे स्थल परिवहन के बारे में बात करते हैं तो एक नाम आता है आपके सामने सड़क परिवहन का और एक नाम आता है आपके सामने रेल परिवहन का। सड़क परिवहन जो है वो शुरुआत में सड़क परिवहन ठीक ठाक था, या पहले सड़क परिवहन ठीक हुआ करता था, लेकिन आजकल भार जो है वो रेलवे परिवहन पर भी हमने देने की कोशिश की। दोनों अपनी जगह बड़े महत्वपूर्ण है। सड़क अपनी जगह महत्व रखती है और रेल अपनी जगह महत्व रखती है। आप ये नहीं कह सकते कि सड़क बस अच्छी है या रेल बस अच्छी है, दोनों अपनी जगह है। अगर हम पहले की बात करें तो पहले तक, प्राचीन काल तक केवल सड़क ही माध्यम था आपके पास आने जाने का। स्थल पर आपके पास सिर्फ एक भाग था जिसको आप सड़क कहते हैं और सड़क के माध्यम से ही आ जा सकते थे। लेकिन बाद में क्या हुआ कि रेल परिवहन भी आ गया और इसका विकास होने लगा, तो रेलवे का भी जाल बिछाया जाने लगा। इसमें बड़ी मात्रा में, ज्यादा क्वांटिटी के अंदर और ज्यादा तेज गति में हम एक जगह से दूसरी जगह सुगमता से यात्रा कर सकते हैं या परिवहन कर सकते हैं, इंसान का या सामान का, जो भी करवाना चाहें वो कर सकते हैं। पहले तक सड़क, प्राचीन काल से लेकर वर्तमान तक सड़क अपने आप में महत्वपूर्ण चीज रही है, होगी, हमेशा बनी रहेगी। कभी उसमें ऐसा नहीं हो सकता कि आप उसको बदल दें। कारण क्या कि सड़क जो है वो, अब मान लीजिए कि आपको रेलवे प्लेटफॉर्म तक जाना है, कैसे जाएंगे, हवा में जाएंगे, आंख बंद करके जाएंगे, जाना तो सड़क से ही पड़ेगा ना। आप प्लेटफॉर्म पर, आप अगर हवाई जहाज से उतर गए हैं तो एयरपोर्ट से घर आना तो कैसे आएंगे, आपके घर तक तो ट्रेन नहीं चलेगी ना। तो आपको सड़क का महत्व तो हमेशा होगा, सड़क आप भूल नहीं सकते। तो सड़क जो है, सड़क परिवहन बहुत महत्वपूर्ण था और सर्वाधिक जाल वाला, मतलब सड़कों का सर्वाधिक जाल जो है वो आपको भारत में देखने को मिलेगा। लगभग 54 लाख, 54.7 लाख किलोमीटर के आसपास आप सड़कों का जाल यहां पर देख पाए। निर्माण तथा व्यवस्था में सड़क परिवहन रेल परिवहन की अपेक्षा क्या है,
थोड़ा सा सुविधाजनक पड़ता है। सड़क डालनी है बोले यहाँ से यहाँ तक डाल दो, रेल डालनी है पहले डिसाइड करोगे रेल डलेगी, फिर पटरी डलेगी, पुल आ गया क्या, कैसे चलेगी, लाइट कहां से आएगी, कहां पर हमारी ट्रेन खड़ी। सड़क में ये सब झंझट नहीं है, डाल दो सड़क, गाड़ियां चालू हो जाएंगी। तो सड़क परिवहन क्या है, रेल परिवहन की तुलना में ज्यादा आसानी से आप डाल सकते हैं, सड़क आसानी से बिछा सकते हैं, सुविधाजनक है रेलवे की तुलना में। हाँ, रेलवे सेफ है, बड़ी मात्रा में आप काम कर सकते हो उसमें। एक ट्रेन लगा दी, एक साथ पता चला कि 70 डिब्बे चले गए, 100 डिब्बे एक साथ चले गए, तो बड़ी मात्रा में लोग और माल चले जाएंगे। लेकिन सड़क, अब घर से सड़क तक ले जाना, मान लीजिए यहाँ से 2 किलोमीटर दूर आपको कोई सामान ले जाना, रेलवे नहीं है तो फिर क्या करें, सड़क बहुत महत्वपूर्ण है। इसलिए सड़कों का जाल दिन पर दिन बढ़ता चला गया। रेल परिवहन की अपेक्षा सड़क परिवहन की बढ़ती महत्वता के पीछे कारण क्या है, तो हमने बात की कि क्योंकि ये इसको बिछाना, इसके पीछे जाना, मतलब इसको कैसे हम डालेंगे, ये सब बहुत आसान है। जैसे आप देखें कि सड़क बिछाने की लागत कम आती है। आप बोलेंगे सर लागत की कैसे बात कर रहे हैं आप, कैसे कम आती है, लागत तो ट्रेन में भी कम आती है। नहीं बेटा, ट्रेन में कम नहीं आती। देखो आप 2 चीजें ले लो, एक आपको सड़क डालनी है और एक आपको रेल डालनी है। सड़क डालनी है तो आपको, जो आप रोड बना रहे हैं, रोड बनाने के लिए आपको क्या चाहिए, तो रोड बनाने के लिए आपको जमीन पर ऐसे एक गड्ढा करना है, इसमें पत्थर डालने हैं, पत्थर को कूटना है। तो इसमें क्या क्या लगेगा सड़क डालने के लिए, तो सड़क डालने के लिए आपको लगेगा पत्थर, कुटाई करेंगे पत्थर के ऊपर। फिर अगर आप सीमेंटेड डालना है तो एक अलग चीज है, नहीं तो फिर आपको लगेगा डामर, बिटुमिनस जिसको आप कहते हैं, और बस रोलर के माध्यम से प्रेस करके डाल देंगे। इस पर कौन कौन सी गाड़ी चल सकती है, तो सड़क पर 2 व्हीलर चल सकती है, 4 व्हीलर चल सकती है, 6 व्हीलर चल सकती है, 10 व्हीलर चल सकती है, मतलब कुछ भी, पैदल भी आदमी चल सकता है। क्या सड़क पर ट्रेन चल सकती है, नहीं। क्या ट्रेन की पटरी पर गाड़ी दौड़ सकती है, नहीं। तो सड़क क्या हो गई कि सबके लिए, बैलगाड़ी भी जाए, घोड़ा गाड़ी भी जाए, पैदल आदमी भी जाए, साइकिल वाला भी जाए, मोटरसाइकिल वाला भी जाए, कार वाला भी जाए और ट्रक वाला भी जाए, कोई दिक्कत नहीं, सब कुछ जा सकते हैं। और लागत क्या ही, पत्थर को कूट काट के रास्ते को एक सा किया, फिर उस पर डामरी कोटिंग कर दी, तो तुलनात्मक रूप से कम आया। अब अगर मान लीजिए आपको रेल डालनी है, तो रेल की पटरी कैसे डलती है, आपने देखा होगा, ऐसे पटरी डलती है, ऐसी पटरी आपने देखी होगी, ये पटरी डल जाती है। अब जब ये लोहे की पटरी डलती है ना, ये दोनों कैसी पटरियां होती हैं आपकी, लोहे की होती हैं। ये क्या है, लोहे की होती हैं। चलो मैं एक बार फिर से अच्छे से बना देता हूं तो आपको याद आ जाएगा। मान लीजिए कि ये हमने ट्रेन की पटरी डाल दी, ठीक है। अब आप देखें यहां पर कि इस पर ये अपन ने कुछ स्लीपर ऐड कर दिए, यहां पर ऐसे आपने देखे होंगे, पटरी पर ऐसे डंडे आपको देखने को मिले होंगे, सीढ़ी टाइप से। अब अगर अपन बात करें, ये डंडे डाल दिए। अब ये क्या है कि ये जो पटरी है ये होती है लोहे की, और जो डंडे हैं जिनको आप क्या कहते हैं, स्लीपर कहते हैं डंडों को। ये स्लीपर पहले बनते थे लकड़ी के, आजकल बनते हैं किसके, सीमेंट के। अब सवाल आता है कि सर ये लोहे की पटरी डालेंगे कहां, तो इसके लिए भी तो नीचे बेस तैयार करना पड़ेगा। तो बेस कैसा, वही सड़क जैसा, मतलब इसके नीचे आपने देखा होगा कि आपको कुछ ऐसे यहां पर पत्थर टाइप के भरे हुए, ऐसे कुछ पत्थर टाइप के भरे हुए आपको मिले होंगे यहां पर, सब जगह पर ऐसे पत्थर टाइप के मिले कि नहीं मिले, ट्रेन पे गए होंगे, नहीं गए हो, गए होंगे ना, तो आपको ऐसे पत्थर टाइप के भरे मिले होंगे। तो अब ये पत्थर जी, मतलब जमीन को तो पहले सॉलिड करना ही है, जैसा आप जैसा सड़क के लिए कर लें, फिर ऊपर से लोहे की चीजें लगेगी, फिर उसको कसना पड़ेगा, फिर स्लीपर, तो ये ज्यादा। और इस पर केवल क्या चल सकती है, तो इस पर केवल ट्रेन चल सकती है और कुछ नहीं चल सकता। केवल क्या चल सकती है, ट्रेन। क्या इस पर मोटरसाइकिल दौड़ा सकते हैं, नहीं। क्या इस पर गाड़ी चला सकते, नहीं। तो क्या इस पर बैलगाड़ी चल सकती, नहीं। इस पर केवल क्या चलेगी, ट्रेन चलेगी। तो अब बताइए कि सुविधाजनक क्या हुआ, ज्यादा सुविधाजनक सड़क हुई कि नहीं हुई, समझ में आई बात। तो इसकी लागत कम आ रही है, पहली चीज। दूसरी चीज की सड़क बिछाना आसान है। क्यों आसान है, जब मन करे, जहां से मन करे, बोले यहां से सड़क डालना है डाल दो, कोई दिक्कत नहीं है। रेल डाल सकते कैसे, ऐसे घुमा दो आप पटरी। कभी आपने ट्रेन का ट्रैक देखा है ऐसा घुमा हुआ, नहीं हो सकता, सड़क घूमी होगी। ये डाल सकते हैं आसानी से। पहाड़ी क्षेत्रों में आप सड़क आसानी से डाल सकते हैं, रेल नहीं डाल सकते। क्यों, आप देखें पहाड़ी क्षेत्रों के अंतर्गत अगर हम बात करें, पहाड़ी क्षेत्र कैसे होते हैं, तो पहाड़ी क्षेत्र अगर आप देखते हैं तो कुछ पहाड़ आपको ऐसे देखने को मिलेंगे ना, इस तरीके के पहाड़ आप देख पाते हैं, ये पहाड़ है। अब इस पहाड़ पर मान लीजिए कोई गांव है, कहीं जाना है आपको, सड़क कुछ बनाना है, तो कैसे बनाएंगे, ये बड़ी समस्या आ रही है ना, ये बड़ी समस्या आ रही है। ये पहाड़ आप ऐसे देख पा रहे हैं कि ये बड़ी समस्या है, इन पर कैसे चढ़ा जाए, है ना। तो अब क्या ट्रेन डाल सकते हैं इस पर, नहीं, ट्रेन तो नहीं डाल सकती। तो फिर क्या करेंगे, इनको हमें काटना पड़ेगा। कैसे काटेंगे हम, तो इसको रास्ता काटेंगे। कैसे, मान लीजिए कि ये काटना अपन ने स्टार्ट कर दिया, कैसे काटे, ऐसे काटते हुए चले गए, ऐसे काटते हुए चले गए। अब ये क्या डल गई, यहां पर आप सड़क डालते चले जाएंगे आसानी से। ये सड़क डल गई ऐसी, ये सड़क डल गई ऐसी आसानी से। अब क्या होगा कि काटते हुए यहां पर समतल करते हुए, यहां पर आपने डामर आमर डाल के सड़क बांध। क्या ऐसी ट्रेन डाल सकते, नहीं। तो पहाड़ों पर भी
आसानी से इसको डाला जा सकता है। ट्रेन को आप देख रहे हैं कि ये कितना महंगा, पहले यहां ऐसा डालो, फिर लोहा लगाओ, ये कठिन, फिर तार ले जाओ बिजली का, तब चल पाएगा वो। सड़क पे क्या है कि सड़क को बस ऐसा करना है, आप डाल देंगे आसानी। तो सड़क पहाड़ों पर भी आसानी से बिछाई जा सकती है। सड़क मितव्ययी होती है, मतलब इस पर खर्चा उतना नहीं आता, आसानी से काम अपना चल जाता है। सामान चढ़ाने उतारने की लागत भी सड़क पर कम होती है। देखिए, आपने मान लीजिए गेहूं भेजना है ना, आपने गेहूं भेजना है, कहां भेजना है, आपको गेहूं भेजना है दिल्ली, ठीक है। अब आपने दो साधन चुने दिल्ली गेहूं भेजने के लिए। आपने एक साधन सुना कि बोले हम रेल के माध्यम से चुनेंगे, और मैंने माध्यम चुना है कि हम तो ट्रक से भेज देंगे, ठीक है। अब आप क्या करेंगे, आप रेल के माध्यम से भेज रहे हैं तो पहले गेहूं को अपने घर से, आपके घर पर होगा ना गेहूं, तो घर से एक ट्रैक्टर में या ट्रक में लोड करवाएंगे, कहां ले जाएंगे, रेल के लिए स्टेशन पर ले जाना पड़ेगा, स्टेशन पर ले जाएंगे। फिर स्टेशन पर ये ट्रैक्टर से खाली होगा, फिर ये कहां चढ़ेगा, रेल में चढ़ेगा, और रेल में चढ़ के फिर कहां पहुंचेगा, दिल्ली के स्टेशन पर पहुंचेगा, दिल्ली के स्टेशन पर पहुंचेगा। और दिल्ली के स्टेशन पर फिर आपको क्या करना पड़ेगा, आप दिल्ली के स्टेशन पर फिर आपको आपके ट्रैक्टर या ट्रक पर चढ़ाना पड़ेगा, फिर घर। तो क्या इसमें बोरे फटने की गुंजाइश नहीं है, बिल्कुल नुकसान, लागत ज्यादा आ रही कि नहीं। और हमने क्या किया कि हमने तो ट्रक ले लिया सर, और हमने ट्रक लिया, बोले घर पर ही ट्रक को सीधा लाए, ट्रक लोड किया और कहां सीधा रोक दिया, दिल्ली में, जहां खाली होना है वहां पर रोक दिया। तो सामान उतारने चढ़ाने में ज्यादा समस्या नहीं आती, लागत कम आती है। अन्य परिवहन साधनों के साथ भी सड़क जोड़ती है। आपको स्टेशन जाना है, रोड से जाएंगे, आपको एयरपोर्ट जाना है, रोड से जाएंगे, आपको पोर्ट पर जाना है, बंदरगाह पर जाना है, तो रोड से जाएंगे। कैसे जाएंगे, नहीं तो आप वो थोड़ी है कि आंख बंद करिए और बोले हम पहुंच गए, बोले पहुंचा दो कलकत्ता, नहीं जा पाएंगे, कभी नहीं हो पाएगा आपसे, आप इतने सिद्ध पुरुष नहीं है, आप कभी नहीं पहुंच पाएंगे। आपको ट्रेन पर जाने के लिए आपको ऑटो पकड़नी पड़ेगी, कैब लेनी पड़ेगी, आपको एयरपोर्ट जाने के लिए गाड़ी में जाना पड़ेगा, तभी आप पहुंच पाएंगे, नहीं तो नहीं पहुंच पाएंगे। बैठे रहो आप, आपके घर पर थोड़ी हवाई जहाज आएगा। अगर आ भी गया घर पर हवाई जहाज, तब भी तो जमीन पर चलना ही पड़ेगा ना, तो सड़क का उपयोग तो करना ही होगा। इसी कारण से हम क्या कह रहे हैं कि सड़कों की महत्ता बढ़ती चली जा रही है। सड़कों में बात करें तो भारत में एक चीज चलती है जिसको आप कहते हैं स्वर्णिम चतुर्भुज महाराजमार्ग, है ना, जिसको गोल्डन क्वाड्रिलेटरल सुपर हाईवेज कहा जाता है, जो भारत के 4 बड़े शहरों को जोड़ता है, 4 महानगरों को जोड़ता है। कौन कौन से, दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, कलकत्ता, इनको चतुर्भुज के रूप में जोड़ता है। इस कारण से इसको क्या कहते हैं, स्वर्णिम चतुर्भुज कहते हैं। देखो, दिल्ली को जोड़ा मुंबई के साथ, मुंबई को जोड़ा चेन्नई के साथ, चेन्नई को जोड़ा कलकत्ता के साथ, चारों को आपस में जोड़ दिया। ये चतुर्भुज के रूप में आपको दिख रहा है ना, यहां से ऐसे कुछ आप देख पा रहे हैं। तो इस कारण से इसको क्या कहते हैं, स्वर्णिम चतुर्भुज कहा जाता है। समझ में आई बात। अब सवाल आया कि सर ये स्वर्णिम चतुर्भुज बनाया क्यों गया, किसने बनाया, सवाल आया कि नहीं आया, बिल्कुल आया होगा। तो ये सबसे पहले चीज कि इन चारों शहरों को जोड़ने वाली जो रोड बनाई है वो भारत सरकार ने। तो क्या आपके दिमाग में आएगा कि बोले सर प्रधानमंत्री जी आते हैं क्या बनाने, नहीं, भारत सरकार का एक विभाग है, इसको कहते हैं CPWD, केंद्रीय लोक निर्माण विभाग या सेंट्रल पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट, उसके द्वारा ये रोड बनाया गया है, वही इसकी देखरेख करता है। क्यों बनाया गया, दिल्ली हमारा महानगर है, मुंबई महानगर है, चेन्नई महानगर है और कलकत्ता, इन चारों को आपस में जोड़ें। इन शहरों में जब ये कैसे रोड होंगे, 6 लेन रोड होंगे। कैसे, 6 लेन है ना, 6 लेन है ना, 6 लेन रोड होंगे, 3 जाने वाली, मतलब यहां से आप ऐसे जा सकते हैं, और 3 इस तरफ क्या होंगी आपकी आने वाली। तो 3-3 करके ऐसी 6 लेन आपको बनाई गई होगी, 6 लेन रोड होगी। और इस 6 लेन में क्या होगा, जितनी अच्छी रोड होगी उतनी तेज से गाड़ी चला पाएंगे, उतना शहर आपके पास आ जाएगा। तो शहरों से कनेक्टिविटी बढ़ाने के लिए ये क्या बनाई गई है, स्वर्णिम चतुर्भुज योजना बनाई गई है, महाराजमार्ग बनाया गया भारत सरकार के द्वारा। कौन कौन से 4 राज्य शामिल हैं, तो दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, कलकत्ता इसमें शामिल किए गए हैं। क्लियर। अब जो ये परियोजना है इसके 2 भाग है ना, कैसे 2 भाग हैं, ये जो आपकी परियोजना चलाई गई है, इस परियोजना के 2 भाग हैं। उसमें एक स्वर्णिम चतुर्भुज आता है और दूसरे आते हैं इसमें गलियारे। गलियारे क्या हैं, 2 गलियारे हैं, एक उत्तर से दक्षिण तक और पूरब से पश्चिम तक। और स्वर्णिम चतुर्भुज तो आपने देख लिया कि दिल्ली को मुंबई से, चेन्नई से और कोलकाता से जोड़ने वाली जो रोड बनाई गई है उसको स्वर्णिम चतुर्भुज। दिल्ली यहां डायरेक्ट मुंबई से जुड़ गई और यहां कलकत्ता से जुड़ गई, है ना। अब ये मुंबई क्या हो गया, पुणे होते चेन्नई से जुड़ गया, और ये चेन्नई कलकत्ता से जुड़ गया, कलकत्ता कैसे जुड़ गया, दिल्ली से जुड़ गया और चेन्नई से जुड़ गया। तो ऐसा चारों शहरों को जोड़ देना, वो क्या हो गया, उसको आपने कह दिया स्वर्णिम चतुर्भुज। अब जो एक गलियारा बनाया गया है कि उत्तर से लेकर दक्षिण तक जाएगा, पूरब से लेकर पश्चिम तक जाएगा, ऐसा एक गलियारा बनाया। गलियारा मतलब समझते ना, रोड बनाएगी। तो ये उत्तर दक्षिण पूरब पश्चिम गलियारा यहां पर तैयार किया गया। देखो क्या है,
उत्तर दक्षिण गलियारा मतलब श्रीनगर से कन्याकुमारी तक, मतलब फिर क्या हो गया, ये श्रीनगर आपका आ गया ना यहाँ पर, श्रीनगर से, है ना, श्रीनगर से कहां तक, ये चला गया ऐसे कहां तक, कन्याकुमारी तक। तो ये हो गया, ये हो गया उत्तर और ये हो गया दक्षिण। तो क्या कर दिया अपन ने, उत्तर दक्षिण गलियारा यहां पर बना दिया। क्लियर। तो श्रीनगर से कन्याकुमारी तक ये गलियारा। अब दूसरा गलियारा क्या है कि पूर्व से पश्चिम, सिलचर से लेकर पोरबंदर। सिलचर मतलब कहां गया, आसाम में, ये सिलचर आ गया। सिलचर से लेकर कहां तक, पोरबंदर तक। तो ये क्या हो गया, ये पूर्व हो गई और ये क्या हो गया, पश्चिम हो गई। तो ये पूर्व पश्चिम गलियारा हो गया। क्लियर बात। अब इस गलियारे को बनाता कौन है, किसके द्वारा बनाया गया है, तो NHAI के द्वारा बनाया गया है। कौन बनाएगा, राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण, इनके द्वारा, NHAI के द्वारा, नहाई के द्वारा बनाए गए हैं। गलियारा हो और चाहे इसकी बात हम करें स्वर्णिम चतुर्भुज भी किसने बनाया है, NHAI के द्वारा बनाया गया है। क्लियर। अब अगला आता है सड़क परिवहन, मतलब आपका स्थल परिवहन के अंदर सड़क परिवहन की हम बात कर रहे थे, तो उसमें अगली बात आती है राष्ट्रीय राजमार्ग। नेशनल हाईवे पर हमें बात करनी है, नेशनल हाईवे होते क्या है ना, या राष्ट्रीय राजमार्ग क्या होते हैं। ये राजमार्ग आप देख पा ना कितने चकाचक रोड है, एकदम गाड़ी में गियर लगाओ नहीं और चले जाओ, है ना। तो ये क्या है आपका, ये राष्ट्रीय राजमार्ग है। राष्ट्रीय राजमार्ग क्या है, ये देश के दूरस्थ भागों को जोड़ते हैं, मतलब देश के जो प्रमुख शहर हैं उनको आपस में जोड़ने का जो काम करेंगे वो राष्ट्रीय राजमार्ग करेंगे। इनको प्राथमिक सड़क तंत्र भी कहते हैं ना, मतलब प्राइमरी रोड सिस्टम भी कहलाते हैं। सबसे पहली पंक्ति के देश के प्रमुख नगरों को जोड़ने का काम करेंगे, जिनको हम राष्ट्रीय राजमार्ग कहते हैं। इन राष्ट्रीय राजमार्ग को बनाता है CPWD, जबकि स्वर्णिम चतुर्भुज को कौन बना रहा है, स्वर्णिम को, और जो गलियारे हैं इनको बनाने का काम कौन कर रहा है, इन दोनों को बनाने का काम करता है NHAI, याद रखेंगे, है ना, नहाई, है ना, NHAI के द्वारा स्वर्णिम चतुर्भुज और जो गलियारे हैं उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम वो बनाए गए हैं। और राष्ट्रीय राजमार्ग कौन बनाएगा, तो CPWD के द्वारा बनाए जाएंगे। जैसे उदाहरण के तौर पर आप देखेंगे NH1 है, जिसको आप शेरशाह सूरी रोड कहते हैं, दिल्ली से लेकर अमृतसर तक है, तो ये NH1 कहलाता है। ऐसे कई सारे रोड है हमारे यहाँ पर। अगला आता है, इसको कहते हैं राज्य राजमार्ग। तो हमारे पास अगर हम क्रम बनाए तो हमारे पास सबसे पहले आ गया राष्ट्रीय राजमार्ग, दूसरा आ गया राज्य राजमार्ग, मतलब ये दूसरे क्रम का होगा। अब इसके नीचे आ जाएंगे आपके क्या, जिला मार्ग, उसके नीचे क्या आ जाएंगे, ग्रामीण सड़कें। ये क्रम है, ये प्राथमिक तंत्र की सड़कें हो गई। अब ये द्वितीयक तंत्र पर अपन बात कर रहे हैं राज्य राजमार्ग के बारे में। राज्य राजमार्ग का मतलब क्या हो गया कि राज्य की जो राजधानी है, कोई भी राजधानी ले ली, मान लीजिए कोई राज्य है ये और इसकी राजधानी ये हो गई, मान लीजिए कि भोपाल हो गई। अब भोपाल को, है ना, भोपाल को जितने भी जिले हैं राज्य के अंदर, मतलब कौन से राज्य की बात कर रहे हैं हम, ये मध्य प्रदेश की बात कर रहे हैं। तो मध्य प्रदेश में लगभग कितने जिले हैं, 52 जिले हैं। तो भोपाल को प्रदेश के हर जिले के साथ जोड़ने के लिए जो सड़कें बनाई गई हैं, है ना, प्रदेश की राजधानी को प्रदेश के जिलों से जोड़ने के लिए जो सड़कें बनाई गई हैं उनको क्या कहते हैं, उनको राज्य राजमार्ग कहते हैं। जैसे ये राजधानी ना भोपाल, लगभग 52 जिले हैं, ये 1 2 3 ऐसे करते हुए सभी जिलों के साथ उसको जोड़ देना, राज्य की राजधानी को जोड़ देना, वो क्या कहलाता है, वो काम किसका होता है, वो राज्य राजमार्ग का होता है। राज्य राजमार्ग को बनाएगा कौन, उस राज्य का PWD डिपार्टमेंट, मतलब लोक निर्माण विभाग, वही उसको बनाएगा, वही उसकी रखरखाव करेगा। जबकि राष्ट्रीय राजमार्ग को कौन बनाएगा, तो CPWD के द्वारा बनाएगा। याद रहेगा कि भूल जाएंगे, PWD और CPWD याद रहेगा, जल्दी बताइए। CPWD मतलब राष्ट्रीय राजमार्ग की बात कर रहे हैं और PWD मतलब राज्य राजमार्ग की बात कर रहे हैं। राज्य के राजमार्ग बनाए जा रहे हैं और राज्य के राजमार्ग का मतलब क्या है कि राजधानी को प्रदेश के सभी जिलों से जोड़ने का काम जो सड़कें करती हैं वो क्या कहलाती हैं, उनको राज्य राजमार्ग कहा जाता है। अब इसके बाद तीसरे नंबर पर बात आती है जिला मार्ग के बारे में। तो विभिन्न प्रशासनिक केंद्रों को जिला मुख्यालय से जोड़ना। मान लीजिए कि कोई जिला है, ये हमने मान लिया कि ये भोपाल जिला है, भोपाल जिला में भोपाल शहर हो गया ये। अब इसकी कई सारी तहसीलें होंगी, यहां पर होगी एक तहसील, यहां पर होगी एक, यहां होगी एक, यहां होगी एक, यहां होगी कोई प्रशासनिक। अब इनको कैसे जोड़ें, तो इनको आपस से सड़क के माध्यम से जोड़ना पड़ेगा। ये सड़क यहां आ गई, ये यहां आ गई, ये कुछ ऐसी आ गई, ये ऐसी आ गई, फिर ऐसे होते हुए ये सड़क आ गई। तो इनको मतलब राज्य जो आपका जिला मुख्यालय है, जिला मुख्यालय को अन्य प्रशासनिक केंद्रों से जोड़ना अपने जिले के अंदर, वो काम किसका है, जिला मार्ग का। मतलब विभिन्न प्रशासनिक केंद्रों को जिला मुख्यालय से जोड़ने का जो काम करती हैं वो जिला सड़कें कहलाती हैं। और इनकी व्यवस्था कौन करता है, तो जिला परिषद मतलब डिस्ट्रिक्ट काउंसिल। जैसे आप देखें कि कोई जिला है तो उसमें कुछ ब्लॉक होंगे, कुछ नगर पंचायतें होंगी, कुछ तहसीलें होंगी, कुछ नगर पालिकाएं होंगी, कुछ कस्बे होंगे।
इन सबको अपने जिला से जोड़ना पड़ेगा ना, कि कोई काम जिला लेवल पर होना तो कैसे जाए, सड़क ही नहीं है। तो सड़क अगर डाली गई है, कस्बा, ब्लॉक, नगर पंचायत, तहसील को जिला मुख्यालय से जोड़ने के लिए डाली गई सड़कें क्या कहलाती हैं? जिला मार्ग कहलाती। क्लियर? यहां तक की बात क्लियर है ना? राष्ट्रीय राजमार्ग क्लियर, राज्य राजमार्ग क्लियर और जिला क्लियर। क्लियर? अब कुछ अन्य सड़कों पर आते हैं, जिनमें से सबसे प्रमुख सड़क है जिसको आप ग्रामीण सड़क के नाम से जानेंगे। ग्रामीण सड़क क्या है? गांव के क्षेत्रों को शहरों के साथ जोड़ने का काम करेगी, उसको आप ग्रामीण सड़क कहेंगे। इसमें प्रमुख सड़क है जिसको आप कहते हैं प्रधानमंत्री सड़क परियोजना, प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क परियोजना, जो गांव को शहरों के साथ या मुख्य रोड के साथ जोड़ने का काम करती है ना। तो प्रत्येक गांव को शहरों की पक्की सड़कों के साथ जोड़ने का काम करती हैं, जो साल भर चलती हैं, उनको आप क्या कहते हैं? ग्रामीण सड़कें कहते हैं। कुछ इस तरीके के बोर्ड आपने ग्रामीण सड़कों पर देखे होंगे, ऐसी रोड आपने गांव के साथ कनेक्ट होते हुए देखी होगी। गांव को शहर के साथ कनेक्ट करने का काम करती हैं, इनको हम ग्रामीण सड़कें कहते हैं। क्लियर बात? अब बात आती है सीमांत सड़कों के बारे में, बॉर्डर रोड के बारे में हम बात करेंगे। तो बॉर्डर रोड को बनाता कौन है? तो बीआरओ बनाता है। इसको शॉर्ट फॉर्म में क्या कहते हैं? बीआरओ, बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन, सीमा सड़क संगठन के द्वारा बनाया जाता है। ये भारत सरकार के अंतर्गत करता है। ये सीमांत क्षेत्रों में, जहां जैसे मान लीजिए कि जम्मू एंड कश्मीर में हो गया, अरुणाचल प्रदेश में हो गया, सीमा पर सड़कों को बनाते भी हैं, उनका रखरखाव भी करते हैं। ये संगठन 1960 में बनाया गया था उत्तर और उत्तर पूर्व के क्षेत्रों में सड़क बनाने के लिए, क्योंकि जो सीमा पर गांव हैं उनकी कनेक्टिविटी और साथ ही साथ सेना के आने जाने में भी मदद कर सके, इनके लिए ये बीआरओ नाम का एक संगठन बनाया गया था। तो ये सड़कों वाली बात हमने यहां पर पूरी की कि भाई सड़कें कौन कौन सी हैं, ये आपको क्लियर हो गया होगा कौन कौन सी सड़कें हो गई। तो अपन ने बात कर ली कौन कौन सी सड़कों के ऊपर, जल्दी से देख लें एक बार। हमने राष्ट्रीय राजमार्ग के बारे में देख लिया, देखा कि नहीं? हमने राज्य राजमार्ग के बारे में देख लिया, फिर हमने जिला सड़क के बारे में देखा, जिला सड़क के बाद फिर हमने किसको देखा? ग्रामीण सड़क को देखा, और फिर इसके बाद हमने क्या देखा? सीमा सड़क को देखा। अगर जल्दी से बताना हो तो क्या बताएंगे? राष्ट्रीय राजमार्ग मतलब देश की प्रमुख, सबसे ऊपर आ गई, और देश के प्रमुख शहरों को जोड़ने वाली जो सड़क है वो राष्ट्रीय राजमार्ग। कौन बनाएगा इसको? रखरखाव कौन करेगा? सीपीडब्ल्यूडी करेगी। राज्य राजमार्ग मतलब राज्य की राजधानी को जिलों के साथ जोड़ने वाली, जो सड़क है वो क्या कहलाती है? राज्य राजमार्ग। कौन करेगा? उस राज्य का पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट इसको बनाएगा और देखरेख करेगा। जिला सड़क क्या हो गई? तो जिला सड़क हो गई जिला मुख्यालय को, है ना, जिला मुख्यालय को अन्य क्षेत्रों के साथ जोड़ने वाली सड़क क्या हो जाएगी? जिला सड़क। जिला परिषद इसका रखरखाव करेगी। ग्रामीण सड़क क्या हो गई? गांव को शहर के साथ जोड़ने वाली, जो सड़क होती है उसको ग्रामीण सड़क कहते हैं। सीमा सड़क मतलब कहां हो गई? सीमा पर जो सड़क बनाई जाती है, सीमा पर बनती है, कौन बनाता है? सीमा सड़क संगठन बनाता है, इसको आप बीआरओ कहते हैं, बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन कहते हैं। 1960 में बना था, इसके द्वारा ये सड़कें बनाई जाती हैं। तो ये सड़कों वाली बात हमने देख ली कि हमारे पास 4-5 प्रकार की सड़कें हैं, राष्ट्रीय, राज्य, जिला, ग्रामीण और सीमा सड़क। इन पर सब पर हमने बात कर ली कि कौन कौन क्या है, कैसी कैसी है, हमने देख लिया यहां पर। क्लियर बात यहां तक की? अब रेलवे पर चले। स्थल के अंदर रेलवे भी है, जमीन पर ही चलेगी ना रेल, तो जमीन पर आते हैं, जमीन पर रेल पर आते हैं। अब रेल क्या है? तो रेल परिवहन वस्तुओं और यात्रियों का परिवहन करती है, मतलब दोनों तरीके की गाड़ियां होती हैं। जो यात्रियों को ले जाती है वो सवारी गाड़ी कहलाती है, जो सामान को ले जाती है वो मालगाड़ी कहलाती है। दोनों प्रकार की गाड़ियां हैं, दोनों आप क्या करेंगे? दोनों प्रकार के सामान जा सकते हैं। तो इसमें आप व्यापार के मतलब से, भ्रमण के मतलब से, तीर्थ यात्रा करना, सामान खरीदने बेचने, कैसे भी करके आप एक जगह से दूसरी जगह परिवहन कर सकते हैं। देश की अर्थव्यवस्था में भारतीय रेलवे का बड़ा योगदान है। क्यों है? क्योंकि ये तेज गति प्रदान करती है, साथ ही साथ एक जगह से दूसरी जगह तक सामान और सवारियों को लाने ले जाने का काम करती है। और इसमें भारतीय रेलवे के द्वारा उद्योग और कृषि क्षेत्र में तीव्र गति आई है, तीव्र गति से उसका विकास हुआ है। क्यों? मान लीजिए कि हमारे यहाँ गेहूं ज्यादा हो गया, तो हमको इकट्ठा गेहूं भेजना है, तो मालगाड़ी लोड हो गई, इकट्ठा सब ले गई। तो क्या होता है कि तेजी से सामान चला जाएगा, तेजी से सामान आ जाएगा, और ज्यादा मात्रा में सामान एक जगह से दूसरी जगह चला जाएगा। तो इस कारण से हम क्या कह रहे हैं कि अर्थव्यवस्था में तीव्र गति से विकास हुआ है रेलवे के कारण। रेल का इंजन देख लो भाई, बैठे हो कि नहीं?
बता देना कौन सी ट्रेन में कब कौन पहली बार बैठा था। अगर आप पहली बार अभी बैठे नहीं हैं तो भी बता देना कमेंट करके कि नहीं बैठे हैं, और बैठे हो तो पहली बार कब गए थे ट्रेन से, कहां गए थे, वो जरूर बताना। आप पता तो चले कि भाई हम लोग सब ट्रेन में बैठ चुके हैं कि नहीं बैठ चुके हैं। भारतीय रेल परिवहन देश का सर्वाधिक बड़ा सार्वजनिक क्षेत्र का प्राधिकरण है। सार्वजनिक क्षेत्र का प्राधिकरण मतलब सबसे बड़ा सरकारी ऑर्गेनाइजेशन है। इसमें बहुत लोग हैं, बहुत बड़ा जाल है, बहुत ट्रेनें हैं, बहुत प्लेटफॉर्म है, सब बहुत है। तो अब ऐसा जो इतना बड़ा है तो इसकी शुरुआत कैसे हुई? तो सबसे पहली रेलगाड़ी जो है वो कब चली? 1853 में मुंबई से ठाणे के बीच में चलती है। ये दोनों जगह कहां आती हैं? महाराष्ट्र के अंतर्गत ही आती हैं, मुंबई से ठाणे, तो महाराष्ट्र में ही चली हैं। और इनकी दूरी कितनी थी? मुंबई से ठाणे के बीच की दूरी है 34 किलोमीटर। मतलब पहली बार जो ट्रेन चली उसने कितनी यात्रा तय की? उसने 34 किलोमीटर की यात्रा तय की। भारतीय रेल परिवहन को 16 रेल प्रखंडों में बांटा गया है, अलग अलग भागों में बांटा गया है, लेकिन वर्तमान में 17 रेलवे जोन है ना। तो हम 16 के ऊपर बात करने वाले हैं, कौन कौन से रेलवे जोन है यहाँ पर, तो आप एक एक करके देख लेंगे। सबसे पहला मध्य, एक क्षेत्र लिखा, मुख्यालय लिखा और डिवीजन लिख दिया क्या है। तो मध्य क्षेत्र जो है वो मुंबई उसका मुख्यालय है। तो यहाँ कौन कौन से डिवीजन आ गए? मुंबई लग जाता है, भुसावल लग जाता है, नागपुर और पुणे। दूसरा पश्चिम क्षेत्र है, पश्चिम की तरफ इसका मुख्यालय भी मुंबई है। मुंबई मध्य लग जाएगा, बड़ौदा, रतलाम, अहमदाबाद, राजकोट और भावनगर। फिर उत्तर आ जाएगा तो दिल्ली हो जाएगा मुख्यालय, अंबाला, दिल्ली, लखनऊ, मुरादाबाद और फिरोजपुर। फिर पूर्व कलकत्ता, तो इसमें आसनसोल, हावड़ा, मालदा, सियालदह। फिर दक्षिण में चेन्नई, मदुरई, पालघाट, त्रिची, त्रिवेंद्रम, सेलम। पूर्व मध्य हाजीपुर, दानापुर, मुगल सराय, समस्तीपुर, सोनपुर। इनको लिख भी लेना, आपसे पूछ सकते हैं कभी कभी, मुख्यालय तो कभी कभी आ ही सकता है, आपको लिख भी लेना ना। पूर्वी तट, तो इसका मुख्यालय भुवनेश्वर है। खुर्दा रोड, संबलपुर और बालटायर इसके डिवीजन है। उत्तर मध्य का मुख्यालय जो है आप देखेंगे इलाहाबाद, आगरा, झांसी। पूर्वोत्तर का आप देखेंगे गोरखपुर, लखनऊ, इज्जतनगर, वाराणसी। पूर्वोत्तर सीमा गुवाहाटी आप देखेंगे, कटिहार, अलीपुरद्वार, रंगिया, लुमडिंग, तिनसुकिया। उत्तर पश्चिम का जयपुर और दक्षिण पश्चिम का सिकंदरा। तो आप ये देख पा रहे होंगे यहाँ पर, ये क्या है, हमारे सारे रेलवे के जोन है और उनके सब डिवीजन के ऊपर हमने यहाँ पर चर्चा की है। दक्षिण पूर्व मध्य का बिलासपुर, तो बिलासपुर, नागपुर, रायपुर। दक्षिण पूर्व का कोलकाता, तो आगरा, चक्रधरपुर, खड़गपुर, रांची। दक्षिण पश्चिम का मुख्यालय हुबली। दक्षिण तटीय का विशाखापट्टनम, इनके डिवीजन है गुंटकाल, गुंटूर, विजयवाड़ा। पश्चिम मध्य का है जबलपुर, भोपाल, जबलपुर है ना। और कलकत्ता का है कलकत्ता मेट्रो, कलकत्ता अभी लागू नहीं हुआ, इस कारण से अपन 16-17 ही बात करते हैं। तो ये हमारे क्या थे, प्रमुख मुख्यालय थे रेलवे के। हमने रेलवे जोन देखे, उनके मुख्यालय और डिवीजन के ऊपर चर्चा की यहाँ पर। अब जो रेल परिवहन है, तो अब एक दिमाग में सवाल आता है, आपकी पुस्तक भी ऐसा सवाल पूछती है कि रेलवे परिवहन जो है वो इतनी सुगमता से फैल क्यों नहीं पाया, जितनी आसानी से सड़क फैल जाता है रेल क्यों नहीं फैल पाया। तो रेल परिवहन के वितरण को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन? सबसे पहले कारक तो है भू-आकृतिक कारक, मतलब कहीं पहाड़ आ जाना, कहीं घाटी आ जाना, कहीं नदी आ जाना। ये सब क्या है, यहां पर रेलवे डालना इतना महंगा पड़ता है कि इससे अच्छा सड़क डाल दो। फिर पैसे की बात आती है, आर्थिक कारक, बहुत महंगी लागत भी बहुत आती है सड़क की तुलना में। और दूसरा प्रशासकीय कारक। ये 3 कारक हैं जो रेलवे के वितरण को प्रभावित करते हैं। कौन कौन से? भू-आकृतिक, आर्थिक और प्रशासकीय। ये प्रमुख कारण है जो रेलवे परिवहन को प्रभावित करते हैं। तो अब देखो रेलवे का विस्तार कैसे कैसे हो पाए, तो सबसे पहले देखते हैं कहां पर हुआ। तो सबसे पहला इलाका आता है, इसको कहते हैं उत्तर का विशाल क्षेत्र। उत्तर का विशाल क्षेत्र मतलब भारत का जो नक्शा है उसमें उत्तर की तरफ, ऊपर की तरफ जो है, जो गंगा यमुना का मैदान कहलाता है। अगर हम बात करें, मैं आपको नक्शा यहां पर ऐसे बना दूं, देखो यहां तो नहीं आएगा सही, अपन यहां मैं आपको बताता हूं किस पर बात कर रहे हैं। ये उत्तर के विशाल मैदान के बारे में बात की जा रही है। ये वाला जो इलाका है ना, यहां ये वाला इलाका, इस इलाके को कहते हैं उत्तर का विशाल मैदान। तो यहां पर रेलवे के बारे में बात की जा रही है कि यहां पर हमने कैसे रेलवे को विस्तार किया या कैसे रेलवे यहां पर फैल पाई है।
तो यहां पर उत्तर के विशाल मैदान में अगर आप बात देखेंगे तो आपको समझ में आएगी सघन जनसंख्या, मैदानी भाग है तो यहां पर जनसंख्या बहुत सघन देखने को मिलेगी। सघन मतलब बहुत ज्यादा मात्रा में जनसंख्या यहां देखने को मिलेगी। दूसरा मैदानी क्षेत्र है तो यहां पर खेती बहुत अच्छी होती है, तो संपन्न कृषि और संसाधन पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है। इस कारण से यहां पर रेलवे का विकास हो पाया है, रेलवे परिवहन के विकास में ये सहायक हुए। क्यों? जनसंख्या ज्यादा है तो लोग आएंगे जाएंगे, मतलब जैसे लोग ज्यादा होंगे उनको कहीं घूमने का मन करेगा, कभी तीर्थ करने का मन करेगा, कभी व्यापार करने का मन करेगा, तो लोग जाएंगे। तो एक तो परिवहन के लिए ये भी हो गए। दूसरा खेती पर्याप्त हो रही है, तो खेती पर्याप्त हो रही तो अनाज जाएगा, कहीं दूसरे देश भेजना है, और दूसरे संसाधन प्रचुर मात्रा में है तो उन चीजों का भी आना जाना। जब जनसंख्या पर्याप्त है, खेती पर्याप्त हो रही, संसाधन पर्याप्त है, तो उद्योग भी लगे होंगे, तो उद्योगों का माल भी आएगा जाएगा। तो क्या हो गया? ये सभी कारण रेलवे परिवहन के लिए यहां पर रेलवे परिवहन के विकास में बहुत सहायक है। लेकिन ऐसा तो होगा नहीं कि हर चीज सहायक ही सहायक, नुकसान भी या कुछ कठिनाइयां भी तो होंगी। तो कठिनाइयां क्या है? बाधाएं हैं यहां पर नदियां, मैदानी भाग में नदियां बहुत हैं, तो नदियों के ऊपर रेलवे के लिए पुल बनाने पड़ते हैं, जो कठिन काम होता है, खर्चीला काम होता है, रिस्की काम होता है। तो बाधाएं क्या हैं? नदियां और नदियों पर बनाए जाने वाले पुल, जो आप देख पा रहे होंगे इस तरीके से। तो रेलवे के लिए से पुल बनाने पड़ते हैं जो कि थोड़ा सा कठिन हो जाते हैं ना। तो ये बाधाएं हैं, इस बाधा को छोड़ दें, बाकी सब कुछ यहां पर जो भी भौगोलिक या भौतिक कारक हैं वो सब रेलवे के विकास में सहायक हो रहे हैं, रेलवे के विकास में मदद कर रहे हैं। क्लियर? अब बात करेंगे, हमने उत्तर भारत के मैदान की बात कर ली, प्रायद्वीपीय भारत का मैदान क्या हो गया? तो प्रायद्वीपीय भारत के मैदान की मतलब हो गई, ये हम दक्षिण भारत के अंदर की बात करेंगे, ये प्रायद्वीपीय भारत। यहां पर रेलवे का विकास उतना नहीं हो पाया क्योंकि यहां पर उबड़ खाबड़ पहाड़ी क्षेत्र है, तो यहां पर सुरंग बना बनाकर काम करना पड़ता है, कुछ इस तरीके से, है ना। परिवहन के लिए कुछ इस तरीके से बनाना पड़ता है, तो यहां पर सड़क थोड़ा सा ठीक अच्छे से डल जाती है, लेकिन रेलवे को डालना थोड़ा सा कठिन होता है, खर्चीला होता है। आप समझिए ना, पहले ऐसा काटेंगे, फिर रेलवे का ट्रैक डालेंगे, फिर उस पर डीजल इंजन की गाड़ी डालनी पड़ेगी या लाइट वाली, तो सड़क आसानी से डल जाती है। तो सड़क परिवहन यहां हो पाया है, रेलवे का विकास यहां पर नहीं हो पाया है। क्लियर? अब हिमालय के क्षेत्र की बात करें कि हिमालय में क्यों नहीं हो पाया है, तो हिमालय का जो पर्वतीय क्षेत्र की हम बात कर रहे हैं ना, ये वाले जो बात कर रहे हैं, ये वाला इलाका, ये पूरा इतना ऊंचा है, तब पहाड़ी है, कभी ऊंचा कभी नीचा कभी कैसा, ये सारी बातें यहाँ। और जनसंख्या भी बहुत नहीं है कि लोग आए जाएं ना, ऐसा भी बहुत बात नहीं है। बहुत फैक्ट्री भी नहीं लगी है, बहुत ज्यादा खेती भी नहीं होती है, बहुत सारे संसाधन भी वहां पर नहीं है कि बहुत सारे दूसरे और खनिज निकला। तो यहां पर इतनी चीजें नहीं है कि जिनको देखकर मजबूरी में भी रेलवे बना दी जाए। लोग बहुत नहीं है, उद्योग बहुत नहीं है, खेती बहुत नहीं है, दूसरे और संसाधन बहुत नहीं है। जब ये नहीं है तो इस कारण से आर्थिक अवसरों की कमी हो गई, मतलब ना तो खेती हो रही ना व्यापार तगड़ा है, तो आर्थिक अवसर की कमी है। अब आर्थिक अवसर की कमी है तो इतनी महंगी चीज क्यों डाले जब सड़क से काम चल सकता है। तो फिर वहां पर रेलवे ट्रैक के लिए थोड़ी सी दिक्कतें हैं, वहां पर स्खलन हो जाता है, थोड़ी सी अब समस्या ऐसी है कि उबड़ खाबड़ बहुत है, कभी भूकंप आ जाए, तो वहां पर रेलवे ट्रैक के लिए ये स्थितियां जो है वो प्रतिकूल हैं। इस कारण से उत्तर में रेलवे का विकास नहीं हुआ। तो उत्तर के पर्वतीय मैदान में तो रेलवे का विकास कहां हुआ? रेलवे का विकास हुआ, बोला सर ये वाले इलाके में जो रेलवे ने विकास किया है बड़ा तगड़ा विकास किया है, क्योंकि ये मैदानी भाग है, यहां पर सिर्फ बाधा ये नीली नीली लाइनें जो दिख रही हैं नदियां हैं, इसके अलावा जनसंख्या बहुत है, खेती बहुत है, संसाधन बहुत हैं, खूब रेलवे लोग आते जाते हैं, सामान खरीदते हैं, उद्योग धंधे लगे हैं। तो उत्तर के विशाल मैदान में रेलवे का अच्छा विकास हुआ है, जबकि उत्तर की तरफ पर्वतीय क्षेत्र होने के कारण विकास यहां पर इतना नहीं हुआ है। पश्चिमी राजस्थान और गुजरात के दलदली भाग में बात करें, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, यहां पर वन क्षेत्र है ना। तो अब ये पश्चिमी राजस्थान रेगिस्तानी भाग है, रेत है, तो बेस नहीं आ पाता उतना। और गुजरात के जो दलदली भाग हैं, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और झारखंड का वन क्षेत्र, यहां पर रेलवे का निर्माण कठिन हो जाता है। इन सब इलाकों में आप देख पा रहे ऐसे बनानी पड़ेगी रेल, तो ये बहुत कठिन हो जाता है, इस कारण से यहां पर रेलवे का विकास नहीं हो पाया। अब आपसे पूछेंगे रेलवे का विकास कहां हुआ है, तो आप बताएंगे उत्तर के विशाल मैदान में रेलवे का विकास सर्वाधिक हुआ है, और उसमें विकास में सहायक कारकों के नाम लिखेंगे। उत्तर के पर्वतीय मैदान पर क्यों नहीं हुआ, तो उसके कारण लिखेंगे क्यों नहीं हुआ, क्योंकि दुर्गम क्षेत्र है, आर्थिक अवसरों की कमी है। दक्षिण में प्रायद्वीपीय में क्यों नहीं हुआ, उबड़ खाबड़ है, इस कारण से। मध्य में मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा में क्यों नहीं हुआ, क्योंकि ये वन क्षेत्र है, यहां पर भी रेलवे के लिए परिस्थितियां अनुकूल नहीं है, इस कारण से इसका विकास वहां नहीं हुआ।
सह्याद्री की बात करें तो सह्याद्री का मतलब क्या हो गया, सह्याद्री एक पर्वत हो गया। जैसे कौन सा पर्वत हो गया, तो ये जो गुजरात से लेकर यहां पर पर्वत है ना लगातार कन्याकुमारी तक, तो ये पर्वत के ऊपर बहुत सारे घाट और दर्रे हैं। घाट दर्रे मतलब समझ रहे ना, जैसे बीच में स्पेस है, तो इस पर क्या होता है कि इस पर बहुत आसानी से ट्रेन नहीं जा पाती। हालांकि पश्चिमी तट के साथ साथ कोंकण रेलवे के विकास ने यात्री और वस्तुओं के आवागमन को सुविधाजनक बनाया है, लेकिन सिर्फ कोंकण रेलवे ने, बाकी रेलवे उतना काम वहां पर नहीं कर पा रही। समस्या क्या है, समस्या ये है कि वहां पर भूस्खलन हो जाना, कभी रेलवे ट्रैक का धंस जाना, इन सब से क्या है कि बहुत नुकसान हो जाता है। जान का भी होता है, माल का भी होता है, और रेलवे ट्रैक का तो नुकसान होता है, ये काफी लंबे समय तक फिर समय लग जाता है रिपेयर होने में। तो ये समस्याएं हैं, इस कारण से सह्याद्री मतलब पश्चिमी घाट के ऊपर भी ये रेलवे का उतना विकास नहीं हुआ जितना उत्तर के मैदान में हुआ। राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था में परिवहन का बहुत योगदान है और रेलवे इसमें प्रमुख है। रेलवे प्रमुख क्यों है, क्योंकि रेलवे प्रमुख रूप से सघन जनसंख्या वाले क्षेत्र में, वहां पर व्यापार ज्यादा है, वहां पर उद्योग ज्यादा है, वहां पर कृषि ज्यादा है, तो इन सब की तरक्की में रेलवे ने बहुत भूमिका अदा की है और जनसंख्या सघन है, इस कारण से वहां पर रेलवे का विकास भी हो पाया है, जिससे इन सबको अगर हम देखें, उद्योग का विकास, कृषि का विकास, लोगों का विकास, अल्टीमेटली राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था का विकास है। तो इसमें परिवहन का योगदान है और परिवहन में रेलवे का योगदान भी है, ताकि वो सामान को एक जगह से दूसरी जगह ले जाए, सवारी को एक जगह से दूसरी जगह ले जाए, बड़ी मात्रा में ले जाए और सस्ते में ले जाए। रेलवे परिवहन की प्रमुख समस्याएं क्या है, तो रेलवे संपत्ति को हानि होना, चोरी होना, जंजीर खींच देना, ये सब क्या है, रेलवे संपत्ति को नुकसान पहुंचाना है। आप कभी भी ट्रेन में खड़े होकर जंजीर खींच दिया आपने, ट्रेन की टाइमिंग लेट हो गई, उससे नुकसान होता है। डब्बे ही चुरा ले जाते ट्रेन का, आपने देखा होगा कि टॉयलेट से डब्बा ही ले जाते लोग, चेन से बांधना पड़ता है वहां डब्बा, आप देखो है ना, इतनी समस्या आ गई कि लोग वो डब्बे ले जाते हैं, वहां टॉयलेट का डब्बा ले जा रहे हैं। तो आप समझिए, तो रेलवे की संपत्ति की हानि होना, चोरी हो जाना, जंजीर खींचना, ये प्रमुख समस्याओं में से एक है। अब हम बात करेंगे स्थल में, हमने बात कर ली सड़क के बारे में, हमने बात कर ली रेल के बारे में। अब स्थल के अंतर्गत हम बात करेंगे पाइपलाइन के बारे में। पाइपलाइन क्या है, एक जगह से हमने मान लीजिए कहीं से ये पाइप डाला और कहीं दूसरी जगह तक। जैसे आपके घर में नल आता होगा तो कहीं पर पानी की टंकी बनी होगी, यहां से टंकी से पानी आता होगा और आपके घर में आ गया, बस यहां से उसने नल चालू किया, पहुंच गया और तुरंत पहुंचता, बोले 2 मिनट में चालू कर रहे, आ जाएगा। तो ये क्या है, परिवहन का एक सस्ता साधन है, लेकिन इसमें सिर्फ तरल पदार्थ का परिवहन आप कर सकते, सिर्फ तरल पदार्थ का। तो पाइपलाइन का उपयोग क्या करेंगे, तो परिवहन का नया, सस्ता और तीव्रतम साधन है। इसका उपयोग सिर्फ तरल अवस्था की चीजों के लिए करते हैं, जैसे पानी के लिए, जैसे कच्चे तेल, पेट्रोल और गैस के लिए करते हैं। तो पानी का उपयोग आप उद्योगों के अंदर, शहरों के अंदर पाइपलाइन के माध्यम से, आपके घर में भी आता होगा पाइपलाइन के माध्यम से पानी। और कच्चा तेल क्या करेंगे, जहां पर तेल का शोधन हो रहा है वहां से ले जाकर अलग अलग जगह, कारखानों में, उर्वरक कारखानों के अंदर, ताप विद्युत घरों के अंदर आपको गैस ले जाना है ना, कच्चा तेल ले जाना या तेल ले जाना, तो उसमें यह बड़ा सुगम होता है। हाँ, पाइपलाइन को बिछाने में प्रारंभिक लागत तो बहुत आती है, शुरुआत में लागत तो ज्यादा है, लेकिन चलाने में लागत कम होती है और हानियां कम है, इसमें लॉस भी कम होता है, एक्सीडेंट की या दुर्घटना की संभावनाएं भी कम होती हैं। 3 प्रमुख पाइपलाइनों पर बात करें तो एक पाइपलाइन आती है आसाम में, आप आसाम के गुवाहाटी और बरौनी है ना, तो ये आसाम के गुवाहाटी और बरौनी से पाइपलाइन निकलती है, इलाहाबाद होते हुए कानपुर तक पहुंचती है। गुवाहाटी से ही उसकी एक छोटी पाइपलाइन निकालते हैं, सिलीगुड़ी तक जाती है, ये उपशाखा है। और बरौनी से राजबंद होते हुए हल्दिया तक जाने वाली एक और उपशाखा है, जिसको, ये 2 उपशाखाएं हैं इसकी, इसी पाइपलाइन से आती हैं। ये वाली एक उपशाखा हो गई और एक उपशाखा ये हो गई। और मेन पाइपलाइन कौन सी हो गई, तो मेन पाइपलाइन हो गई आपकी कौन सी, आसाम से लेकर कहां तक, कानपुर तक। तो आसाम से कानपुर तक, आसाम से गुवाहाटी, बरौनी, इलाहाबाद, कानपुर। बीच में 2 लाइन निकल गई कि गुवाहाटी से सिलीगुड़ी चली गई और बरौनी से हल्दिया चली गई। ये 2 दूसरी ब्रांच आपको यहां पर देखने को मिलेंगी। तो ये पहली पाइपलाइन हो गई। दूसरी पाइपलाइन है गुजरात में सलाया करके जगह है, सलाया से निकलेगी ये, सलाया से विरमगाम, विरमगाम से मथुरा, मथुरा से दिल्ली, दिल्ली से पानीपत, पानीपत से जालंधर पंजाब तक ये जाएगी। तो ये दूसरी पाइपलाइन है। एक अन्य शाखा है जो कोयली बड़ोदरा से निकलती है, चकसू तक जाती है। तो गुजरात के सलाया से लेकर कहां तक आ गई, जालंधर तक जाने वाली एक पाइपलाइन हो गई। वाया कैसे जाएगी, विरमगाम, मथुरा, दिल्ली, पानीपत होते हुए ये आगे की तरफ बढ़ जाती है। तो एक पाइपलाइन ये हो गई। और तीसरी प्रमुख पाइपलाइन जिसको HVJ कहते हैं, हजीरा विजयपुर और जगदीशपुर के नाम से जानी जाती है। हजीरा गुजरात से स्टार्ट होगी, विजयपुर मध्य प्रदेश होते हुए जगदीशपुर उत्तर प्रदेश में जाएगी।
इसके अलावा अन्य शाखाएं भी हैं पाइपलाइन की, जैसे राजस्थान के कोटा में, उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर और बबराला में। तो ये कुछ अन्य शाखाएं हैं, लेकिन ये 3 प्रमुख पाइपलाइन पर अपन ने बात की। कौन कौन सी हो गई 3 प्रमुख पाइपलाइन? तो पहली पाइपलाइन आ गई गुवाहाटी से लेकर इलाहाबाद होते हुए कानपुर तक। दूसरी पाइपलाइन गुजरात के सलैया से होगी दिल्ली और मथुरा, दिल्ली पानीपत होते हुए जालंधर तक। तीसरी पाइपलाइन आ गई HVJ हजीरा, विजयपुर और जगदीशपुर तक। तो ये 3 प्रमुख पाइपलाइन है, आपसे नाम पूछे जा सकते हैं, आपको याद रखने हैं। अब हम बात करने वाले हैं जल परिवहन के बारे में कि जल में परिवहन आप कैसे करेंगे। तो जल परिवहन में आपको समुद्री यात्राएं होती हैं और इन समुद्री यात्राओं के माध्यम से संस्कृति और व्यापार बहुत फैला। अगर आपने पहले पढ़ा होगा इतिहास तो आपने देखा होगा वास्को डी गामा भारत आया, भारत से फलाना व्यक्ति उस देश में गया। तो अगर आपको अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कहीं जाना है तो पहले समुद्र या जहाज के माध्यम से ही आप दूसरे देश में जाएंगे। तो ये व्यापार फैलाने के साथ साथ संस्कृति फैलाने का काम भी करते थे, क्योंकि अब जब आप जाएंगे जहाज में तो आप लंबे समय के लिए जाएंगे, 2-3-4 महीने लगेंगे। तो आप अपने साथ अपना खाना पीना, अपना पूजा पाठ का तरीका सब कुछ लेकर जाएंगे और जगह जगह जब रुकेंगे तो अपने तरीके से रहेंगे, अपने तरीके से खाएंगे पिएंगे। तो आपकी कल्चर भी अलग अलग जगह पर जाएगी। ये परिवहन का सबसे सस्ता साधन होता है, इसमें खर्चा सबसे कम आता है। ऐसे आपने जहाज देखे होंगे, इस तरीके से जहाज से लोग एक जगह से दूसरी जगह आसानी से पहुंच जाया करते थे। भारत में अंतःस्थल नौ संचालन जलमार्ग भी, मतलब देश के भीतर भी जलमार्ग हैं। लगभग इनकी लंबाई आप देखेंगे 14,500 किलोमीटर है। 5,685 किलोमीटर में तो मशीन की नौकाएं दौड़ती हैं, ऐसे आप देखते होंगे। ये आप बंगाल का, पश्चिम बंगाल का सीन देख पा रहे हैं, गाड़ियां चली जाती हैं। तो ऐसे नावों में चढ़कर एक जगह से दूसरी जगह चले जाना सस्ता पड़ता है, अच्छा लगता है, थोड़ा सा एक नया साधन भी हो जाता है। जहां पर पानी है तो वहां पर ये लोग ऐसा कर सकते हैं। अंतः जलमार्ग में कई सारे जलमार्ग बनाए गए हैं, उनको हम राष्ट्रीय जलमार्ग कहते हैं। जैसे आप देखें जलमार्ग संख्या 1 पर बात करेंगे, ये 1620 किलोमीटर लंबा है। कहां से कहां तक? हल्दिया से लेकर इलाहाबाद तक आपको देखने को मिलेगा। जलमार्ग संख्या 2 891 किलोमीटर है, सदिया से लेकर कहां तक? धुबरी तक। जलमार्ग संख्या 3 205 किलोमीटर लंबा है। केरल में आप देखेंगे कि उसकी पश्चिमी तटीय जो नहर है कोट्टापुरम से लेकर कोल्लम तक, उद्योग मंडल से लेकर चंपक्कारा तक। तो ये क्या है, इसके अंदर आप अपना जहाज चलाएंगे, सामान अंदर देश के अंदर ला सकते हैं, ले जा सकते हैं। राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 4 1078 किलोमीटर, काकीनाडा से पुदुचेरी तक। जलमार्ग संख्या 5 588 किलोमीटर, माताई नदी से महानदी के डेल्टा तक, ब्राह्मणी नदी तक। तो इन नदियों के अंदर भी क्या हो रही हैं, आपके नाव चल रहे हैं, जहां पर आसानी से सामान को एक जगह से दूसरी जगह ले जा सकते हैं, सस्ता पड़ता है। अन्य जलमार्ग ही हैं आपके, जैसे मांडवी नदी के ऊपर, जुआरी के ऊपर, कंबरजुआ के ऊपर, सुंदरबन डेल्टा के अंदर, बराक, केरल, पश्चिम, ये सब क्या है आपके, ये देश के अंदर है। विदेशी व्यापार जो होता है वो हमारे यहाँ पत्तन, मतलब बंदरगाह के माध्यम से, पोर्ट के माध्यम से होता है। 95% तक विदेशी व्यापार हम पत्तनों के माध्यम से करते हैं, इसी माध्यम से होता है। जैसे प्रमुख पत्तन आप देखेंगे तो आप अगर भारत की तटरेखा देखते हैं, गुजरात से लेकर यहाँ तक, तो तटरेखा की लंबाई है 7,516.6 किलोमीटर। मतलब कहाँ, ये ऐसी रेखा के बारे में बात कर रहे हैं। ये कितनी है? 7,516 किलोमीटर। अब पत्तन और बंदरगाह जो देखें तो बंदरगाह 12 तो आपको प्रमुख बंदरगाह होंगे, 200 छोटे या मध्यम बंदरगाह। बंदरगाह का मतलब जहां पर जहाज लग जाए, जिसमें सामान लोड हो जाए और जहाज को अगर खड़ा होना है तो खड़ा हो जाए, जैसा आपका बस स्टैंड होता है उसी तरीके का ये बंदरगाह होगा। कांडला पत्तन के बारे में, बंदरगाह के बारे में बात करें तो कच्छ जो है इसका नया नाम क्या कर दिया, कच्छ में है, इसका नया नाम कर दिया है दीनदयाल बंदरगाह। यह एक ज्वारीय बंदरगाह है। आपसे पूछे कि ज्वारीय बंदरगाह कौन सा है, तो कांडला या उसको दीनदयाल भी कहते हैं। मुंबई बंदरगाह पर बात करें तो ये भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह है, प्राकृतिक है और यहां पर पोत रुक भी सकते हैं, पोत आश्रय भी है। सहयोग के लिए एक और, इसके सहयोग के लिए जवाहरलाल नेहरू, जिसको नहावा सेवा भी कहते हैं, वो बंदरगाह बनाया गया है। ये है ना जवाहरलाल नेहरू नहावा सेवा, मुंबई के बगल में बनाया गया है। मारमागांव आप देखिए, ये लौह अयस्क के निर्यात के लिए प्रसिद्ध है, 50% तक कर देते हैं। मारमागांव आप ये देख पा रहे होंगे यहाँ पर। न्यू मैंगलोर कर्नाटक के अंदर लौह अयस्क के निर्यात के लिए, कुद्रेमुख का जो आता है यहाँ पर न्यू मैंगलोर, तो यहाँ से पूरा निर्यात करते। कोच्चि पत्तन
प्राकृतिक पोताशय है, मतलब प्राकृतिक तरीके से ऐसा स्टैंड टाइप का बनाया कि जहां पर जहाज खड़े हो सकते हैं। तूतीकोरन, तो ये तूतीकोरन आप तमिलनाडु के अंदर दे सकते हैं। प्राकृतिक पोताशय है, मतलब यहाँ प्राकृतिक तरीके से, देखिए क्या होता है कि यहाँ पर पानी आएगा तो ये लहरें आएंगी, नाव खड़ी नहीं हो पाएगी। अगर यहाँ पर कोई इस तरीके से दीवार आ गई है ना, इस तरीके से दीवार आ गई है तो नहर जो लहर जाएगी वो इस दीवार से टकरा जाएगी, यहाँ पर शांति रहेगी, तो यहाँ पर आप अपना जहाज खड़ा कर दो। इसको कहते हैं क्या, प्राकृतिक पोताश्रय, कि प्रकृति के द्वारा कोई ऐसी दीवार बन गई है कि पानी में हलचल नहीं आती है, यहाँ पर ऐसी दीवार बन गई है, हलचल नहीं आती है, या किसी भी तरीके से पानी की हलचल शांत हो जाती है, जहाज आप आसानी से खड़ा कर पाए यहाँ पर, उसको क्या कहेंगे, प्राकृतिक पोत आश्रय है ना। पोत आश्रय का मतलब क्या, पोत मतलब हो गया आपका जहाज, और आश्रय मतलब जहां पर वो खड़ा हो सकता है, स्टैंड, जहां पर वो टिक सकता है, तो पोत आश्रय हो गया। तो ये प्राकृतिक पोत आश्रय ऐसा हो जाता है। तो तूतीकोरन देख लिया। चेन्नई प्राचीनतम कृत्रिम पत्तन है, मतलब इंसान के द्वारा बनाया गया है। ये चेन्नई के बारे में बात कर रहे हैं, तो ये इंसान के द्वारा बनाया गया, रुकने की व्यवस्था वहां पर की गई। फिर उसके बाद विशाखापट्टनम, ये विशाखापट्टनम है, तो आप देखें गहरा और सुरक्षित पत्तन जो है वो विशाखापट्टनम है। पारादीप उड़ीसा, जो लौह अयस्क के निर्यात के लिए, इसी के ऊपर पारादीप उड़ीसा लौह अयस्क के निर्यात के लिए प्रसिद्ध है। कलकत्ता अंतःस्थलीय, मतलब नदी और ज्वारीय पत्तन आपको देखने को मिलेगा, कलकत्ता, ये आप यहां पर देख पाएंगे। हल्दिया कलकत्ता का एक सहायक पत्तन है, ये कलकत्ता के सहयोग में कलकत्ता का एक सहायक पत्तन आपको यहां पर ये देखने को मिलेगा, तो उसके सपोर्ट का ये पत्तन हो जाता है। वायु परिवहन पर बात करें तो वायु परिवहन को ऐसा कहते हैं कि तीव्रतम है, आरामदायक है और प्रतिष्ठित परिवहन देखने को आता है। प्रतिष्ठित मतलब कहते हैं ना, अरे फ्लाइट से आए हम, तो ऐसा प्रतिष्ठित हो जाता है। इसका उपयोग कहां करते हैं, तो इसका उपयोग उत्तर पूर्वी राज्यों में, चूंकि यहां पर आप आसानी से, चूंकि यहां पर आपको रोड डालना होगा तो यहीं से जाना होगा, तो यहां पर हम फ्लाइट का उत्तर पूर्वी राज्यों के साथ कनेक्शन बनाने के लिए हम इसका उपयोग करते हैं। इसके अलावा दुर्गम स्थानों में, पर्वत पर जाना है, रेगिस्तान में जाना है, जंगल में जाना है, समुद्र के रास्ते जाना है, तो समुद्र के ऊपर से उड़कर चले जाए, वहां पर इसका उपयोग करते हैं। उत्तर पूर्वी राज्यों में हवाई यात्राएं जो है, हवाई यात्राओं के माध्यम से क्या हो गया है, बहुत सुगम हो जाता है, आसानी से आप यहां पर पहुंच सकते हैं। अभी हम बात करेंगे कि कैसे यहां पर आसानी से पहुंच सकते हैं। देखो पहले देख लें कि यार ये उत्तर पूर्व में क्यों इतना बताया गया है, कि उत्तर पूर्व में क्यों फैमिलियर। देखो आप ये वाला इलाका देख पा रहे हैं ना, ये जो इलाका है इसको कहते हैं बांग्लादेश, है ना। ये वाला इलाका जो है ये है बांग्लादेश। मैप दिख रहा है कि नहीं, जो मैं ड्रॉ कर रहा हूं ये दिख रहा है कि नहीं, ये है बांग्लादेश, और ये है नेपाल, ये है भूटान, है ना। ये वाला इलाका है आपका क्या, ये है सिक्किम। तो आपके पास एरिया कितना बचता है उत्तर पूर्व में जाने के लिए, आपके पास सिर्फ ये रास्ता बचता है, इतना सा। इसको कहते हैं क्या, चिकन नेक, मुर्गे की गर्दन। मतलब अगर आपको यहां से ट्रेन ले जानी है तो आप कैसे जाएंगे, चाहे जैसे चले जाओ आप, यहां से ऐसे निकलना आपको यहां पड़ेगा। अगर आपको यहां आना है, आपको यहां से ट्रेन आनी है तो आप यहां से जाएंगे यहां। अगर आपको यहां से यहां जाना है तब भी आपको क्या करना पड़ेगा, ऐसे जाना होगा। और रास्ता यहीं से सड़क जा सकती है इतने, यहीं से ट्रेन जा सकती है। तो क्या करना होगा, तो उत्तर पूर्व के लोगों के लिए क्या अच्छा है, हवाई जहाज अच्छा है। तो इस कारण से इनके लिए क्या कर दिया, उत्तर पूर्वी राज्यों के लिए जो हवाई यात्राएं हैं वो क्या होती हैं, अधिक सुगम हो जाती हैं, अधिक अभिगम्य हो जाती हैं, कि वो आसानी से उसके माध्यम से आ जा सकते हैं, बाकी के भारत के साथ फ्लाइट के माध्यम से जुड़ सकते हैं। क्लियर। वायु परिवहन जो है इसका राष्ट्रीयकरण कर दिया गया था 1953 के अंदर, 1953 में इसका राष्ट्रीयकरण कर दिया गया। और क्या है, एयर इंडिया है ना, एयर इंडिया है वो जिसका राष्ट्रीयकरण किया गया है। ये घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय दोनों प्रकार की फ्लाइट्स आपको उपलब्ध कराती है। घरेलू को हम कहते हैं डोमेस्टिक और इंटरनेशनल। तो अंतर्राष्ट्रीय घरेलू मतलब आपको भोपाल से दिल्ली जाना है तो घरेलू, अगर आपको भोपाल से सऊदी जाना है तो अंतर्राष्ट्रीय, दोनों प्रकार की फ्लाइट आपको उपलब्ध करवाती है। पवन हंस हेलीकॉप्टर लिमिटेड एक और संस्था है, ये क्या करती है, ये दुर्गम क्षेत्रों में, अपतटीय क्षेत्रों में, पहाड़ी क्षेत्रों में मदद करती है। इसके अलावा अपतटीय क्षेत्रों के लिए तेल और प्राकृतिक गैस, है ना, तेल और प्राकृतिक गैस के लिए भी काम करती है, पहाड़ी क्षेत्रों में, अपतटीय क्षेत्रों में। तो ये क्या हो जाता है, ये पवन हंस हेलीकॉप्टर लिमिटेड है। तो ये आपकी हवाई यात्राएं थी, ये आप देख पा रहे हैं कि ऐसा कुछ यहाँ पर चलता रहता है, सामान आना जाना हवाई के माध्यम से। महंगा है, रेपुटेड है, तीव्र है, बहुत जल्दी आसानी से आप बहुत तेजी से एक जगह से दूसरी जगह पहुंच जाते हैं। तो ये हमने परिवहनों के बारे में बात कर ली, सारे परिवहन यहाँ पर हमने खत्म किए। हमने सड़क देखा, हमने जल देखा, हमने हवा देखा, पाइपलाइन देखी, सब कुछ हमने यहाँ पर देख लिया। तो ये परिवहन वाली बात हमारी यहां पर खत्म हो गई। परिवहन का वर्णन हमने या उसका क्लासिफिकेशन जो है वो हमने पहले वीडियो में देख लिया था। तो आपको यहां पर सारे परिवहन समझ में आ गए होंगे। आप जो भी आपके डाउट आते हैं वो भी आप पूछ सकते हैं।
तो एक एक परिवहन पर हमने बात करी कि भाई सड़क कैसा होगा उस पर बात करी हमने, उसके राजमार्ग पर बात करी, फिर रेल क्या है उस पर बात करी, फिर उसके बाद हमने पाइपलाइन पर बात करी, हमने जल पर बात करी, हमने वायु पर बात करी। तो ये हमारा परिवहन यहां पर कंप्लीट हुआ। मैग्नेट ब्रेन्स ने आपकी सुविधा के लिए अपनी एक वेबसाइट बनाई है magnetbrains.com। कैसे उपयोग करेंगे तो सर्च बार में टाइप करेंगे www.magnetbrains.com। जैसे ही आप टाइप करते हैं आप हमारी वेबसाइट में पहुंच जाते हैं। वेबसाइट में पहुंचते ही आपको यहां पर कोर्सेज का ऑप्शन मिलता है जिसमें आप कोर्स सेलेक्ट करेंगे अपने मन का, फिर आपने आपकी भाषा सेलेक्ट कर, आपका क्लास सेलेक्ट करी, जैसे आपकी क्लास 10th है, क्लास 10th सेलेक्ट करते ही सारे टीचर्स आपके सामने, जो सब्जेक्ट पढ़ना आप पढ़ सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि हम भूगोल पढ़ रहे हैं तो आपने यहाँ पर वॉच नाउ पर क्लिक किया, वॉच नाउ पर क्लिक करते क्या होगा कि भूगोल का चैप्टर वाइज प्लेलिस्ट आपके सामने होगा, जो चैप्टर देखना है क्लिक करो, वीडियो आसानी से देखो कुछ इस तरीके से। पूरा वीडियो देखा, अगले वीडियो पर जाना है तो आप नेक्स्ट वीडियो के बटन का उपयोग करेंगे, आसानी से आप अगले टॉपिक पर चले जाएंगे। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी माध्यम के विद्यार्थियों के लिए कक्षा 7वीं से लेकर 12वीं तक का संपूर्ण पाठ्यक्रम बिल्कुल निःशुल्क में उपलब्ध करा रहा है। ये वीडियो कैसे प्राप्त करेंगे तो कुछ नहीं करना है, आपको क्या करना है, मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी को सब्सक्राइब करना है। वीडियो देख रहे हैं, देख लिया है, देखने वाले हैं, तुरंत लाइक करेंगे और शेयर उससे पहले करेंगे अपने दोस्तों के साथ ताकि सभी लोग उसका फायदा उठा सकें। तो शेयर करना ना भूलें। कमेंट सेक्शन में जाकर आप हमें भी बता सकते हैं कि आपको वीडियो कैसे लग रहे हैं और आप अपने डाउट भी वहां पर पूछ सकते हैं। आपके अगर कोई डाउट आते हैं तो आप कमेंट करके आप हमें बता सकते हैं कि आपके डाउट क्या है, हम उनको जल्दी ही सॉल्व करेंगे। धन्यवाद।